नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार द्विवेदी। सर, आपका बहुत स्वागत है। और देखा जाए तो इस सप्ताह कई खबरें रहीं, खास करके राजनीतिक विषयों पर जो खबरें रहीं वो ज़बरदस्त तरीके से रहीं और सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा दक्षिण भारत। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ दौरे पर गए हों क्योंकि चुनाव होने हैं, इसके अलावा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन तीनों ही राज्यों के राज्यपालों को लेकर एक अलग चर्चा चल रही थी। जो टकराव है वहाँ के सरकारों के साथ राज्यपाल का, वो ज़बरदस्त है। और राज्यपालों ने विधानसभा में भाषण देने से भी या भाषण पढ़ने से भी मना कर दिया। सरकारों के अपने आरोप हैं, राज्यपाल के अपने आरोप हैं। पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है मामला कि जो गरिमामयी पद है, जो संवैधानिक पद है और जो सरकार का है, दोनों में टकराव है। और चुनाव है, दो राज्यों में तो चुनाव ही है, कर्नाटक में अलग टकराव चल रहा है। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्योंकि ख़ासतौर पे अगर हम केरल और तमिलनाडु में देखें तो यहाँ तो चुनाव ही हैं और एक अपने लेकिन केरल शांत हो गया था सर। केरल राजेंद्र लेकर गए थे, उसके बाद तो शांति है। उसके बाद तो शांति। लेकिन अभी आप देखिए कि ना जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो एक खासतौर पे जो केरल और तमिलनाडु जो कि चुनावी राज्य हैं, ये ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं वहाँ पर कि ये जनता को लगे कि केंद्र और राज्य के बीच में टकराव है और केंद्र से भरपूर सहयोग नहीं मिल रहा है और जो राज्यपाल हैं वो हमारे अधिकारों को दबा रहे हैं या हमारी आवाज़ को दबा रहे हैं। तो इस तरीके का एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि हम सबको पता ही है कि हमारे देश की एक संसदीय परंपरा रही है कि नया वर्ष शुरू होते ही साथ ही जो विधानसभाएं हैं या जो संसद का सत्र शुरू होता है राष्ट्रपति के अभिभाषण से और विधानसभाओं का सत्र शुरू होता है राज्यपाल या उपराज्यपाल के अभिभाषण से। अब जैसा आपने बताया कि केरल में और कर्नाटक में और तमिलनाडु में देखने को मिला कि राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर विवाद हुआ। राज्यपाल 2-3 शब्द पढ़ के निकल गए या राज्यपाल ने उस अभिभाषण को पढ़ने से मना कर दिया था तो एक पैरा पढ़ के निकल गए या शुरुआत का 1-2 लाइन बोल दी, अंतिम 1-2 पंक्तियां बोल दी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राज्यपाल उस अभिभाषण में जो उसकी प्रस्तावना थी या जो उसका मूल पाठ था उस अभिभाषण का, उससे वो सहमत नहीं थे। देखिए, जब आप किस राष्ट्रपति को सुनते हैं अभिभाषण के दौरान, जब आप राज्यपाल को सुनते हैं अभिभाषण के दौरान, तो वो बार बार इसका जिक्र करते हैं मेरी सरकार ने, क्योंकि सरकार उनकी है, चला रहे हैं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री केंद्र में। अब जब वो बताते हैं कि मेरी सरकार ने ऐसा कर दिया है, महिलाओं के लिए कर दिया, बच्चों के लिए कर दिया, छात्रों के लिए कर दिया, श्रमिकों के लिए कर दिया, किसानों के लिए कर दिया, और मेरी सरकार उसमें ऐसा मान लीजिए कि पाठ आ जाए जिसमें राज्यपाल ये कह रहे हैं कि भाई मेरी सरकार को केंद्र ने प्रताड़ित किया, मेरी सरकार का केंद्र ने धन रोक लिया या उसको अधिकार नहीं दिए, तो ये क्या है, टकराव को और बढ़ाएगा। और आप देखिए यहाँ पर चालाकी क्या है कि सीएम नहीं बोल रहा है कि प्रधानमंत्री पे सीएम के खिलाफ नहीं बोल रहा है, राज्यपाल के मुंह से वो शब्द बुलवाए जा रहे हैं जो कि सीएम बोलना चाहते हैं। पार्टी का एजेंडा राज्यपाल क्यों चलाएं? पार्टी जो मान लीजिए डीएमके है या कांग्रेस है वहाँ पे कर्नाटका में या केरला में एलडीएफ है, तो वो उनको निशाना साधने दीजिए ना। वो पॉलिटिकल पार्टी से वो निशाना साधें केंद्र में सत्तारूढ़ दलों पर, गठबंधन पर। राज्यपाल के मुंह से क्यों निशाना साधवाया जा रहा है? क्यों? और जो कहते हैं कि संवैधानिक पद का दुरुपयोग केंद्र कर रहा है, तो संवैधानिक पद का दुरुपयोग ये राज्य करना चाह रहे थे कि अपनी जो चाहे कह लीजिए उनको अपनी भड़ास है या अपनी जो राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता है वो राज्यपाल के श्रीमुख से वो कहलवाना चाह रहे थे। तो राज्यपाल इस चतुराई को समझ गए, कर्नाटक में भी, तमिलनाडु में भी, केरल में भी, और उन्होंने इसीलिए आप जो 1-2 शब्द बोल दिए या पहला लाइन और अंतिम लाइन बोल के वो निकल गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये एक तलवारें खींची जाएंगी केंद्र और राज्य के बीच में। और ये जो हमारी जो हम जब बात करते हैं एक संस्थागत हमारा जो ढांचा है भारतीय लोकतंत्र का, तो उसमें अगर जो चाहे केंद्र हैं और राज्य हैं, तो वो अगर आपस में लड़ेंगे या उस लड़ाई को जब वो ऐसी
कोई सार्वजनिक पटल पर आएगी तो उससे हमारा लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। ये बात राज्यपाल जानते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो इन तीनों मुख्यमंत्रियों को ये समझना चाहिए कि राज्यपाल के पद का दुरुपयोग ये करवाने जा रहे थे, ये रोका गया है राज्यपालों के माध्यम से, तो राज्यपालों को इसके लिए बधाई। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम ऐसा एक अपनी जो समान विचारधारा वाली पार्टी हैं उनके साथ एक मिलकर एक माहौल बनाएंगे, एक विचार चलाएंगे देश में कि क्या ये अभिभाषण की ज़रूरत है राज्यपाल की। जब नया साल शुरू होता है तो विधानसभा का सत्र जब शुरू होता है तो क्या राज्यपाल के अभिभाषण की ज़रूरत है क्या, ये उन्होंने ऐसा कहा। इस तरीके की रिपोर्टें हमने देखी हैं। अब आप देखिए कि अगर आपको सूट नहीं करता है तो क्या आप जो संसदीय परंपराएं हमारे लोकतंत्र की आज़ादी के बाद से चली आ रही हैं और जिनको हर सरकार ने निभाया है, राजनीतिक मतभेद होते हैं, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में मतभेद शुरू से रहे हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन क्या इसीलिए सिर्फ और सिर्फ उस संसदीय परंपरा को ख़त्म कर दिया जाए? ये तो सही नहीं होगा। और दूसरा, तमिलनाडु की जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसने जिस तरीके से वहाँ के राज्यपाल के साथ, जो अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं, उनके खिलाफ जिस तरीके का अभियान चलाया, उनकी छवि को खराब करने का डीएमके की तरफ से जिस तरह से पोस्टरबाजी हुई, जिस तरीके के सोशल मीडिया पर अभियान चलाए गए, ये सर्वविदित है। ये कोई नौकरशाह के तौर पर उनका करियर बहुत साहसिक और साफ सुथरी भी रही है। बिल्कुल, बहुत शानदार करियर रहा उनका। तो वो दिखाता है कि राज्यपाल से आप, क्योंकि दिल्ली से नहीं भिड़, आप वहाँ पे चेन्नई में बैठकर दिल्ली से सीधा नहीं भिड़ पा रहे हैं, तो आपने सीधा राज्यपाल को पर हमला बोल दिया। तो संवैधानिक संस्थाओं पर हमले की ये जो राजनीति है ये बंद होनी चाहिए। आप नीतियों के मुद्दे पर, आप तथ्यों के आधार पर आप केंद्र से भिड़िए, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं सबके लिए, आप जाके अपने अधिकारों की बात कीजिए, सरकार अगर नहीं मानती है तो। लेकिन ये तरीका गलत है कि आपने राज्यपाल को पहले तो आप अपनी राजनीति का शिकार बनाइए, फिर जब राज्यपाल मना कर दें तो आप कोर्ट चले जाइए। कोर्ट ने भी हाल ही में सब कुछ चीज़ें साफ कर दी हैं। मुख्यमंत्रियों के अधिकार पर स्पष्टता दी है, राज्यपाल के अधिकार पर स्पष्टता दी है, सब कुछ सबके सामने है, जनता सब देख रही है। तो ये चुनाव के मौके पर जिस तरीके से केंद्र और राज्य के बीच में एक तनाव पैदा करने का प्रयास उन राज्यों की सत्तारूढ़ पार्टियां कर रही हैं, ये गलत है। बिल्कुल। और मतलब एक वैचारिक तौर पर आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक संस्था का तो इज्जत रखना पड़ता है। आप ममता बनर्जी देखिए किस तरीके से वो राज्यपाल के खिलाफ अड़ी रहती हैं जी, लेकिन कई मौके ऐसे भी आए हैं जब हमने देखा है वो खुलकर राज्यपाल के साथ टी पार्टी करती है, उनके घर मिलने जाती है, वो तमाम चीजें वो कैरी भी करती हैं। जी बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं, तो देखना होगा कि इस मामले को लेकर अभी आगे कितने दिनों तक हंगामा चलता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल पहुंचे थे, कर्नाटक, तमिलनाडु भी पहुंचे थे, और दोनों ऐसे राज्य हैं जहां कमल खिलाना बहुत ज़रूरी हो गया है। जी। प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ रैलियां शुरू कर दी है, दक्षिण भारत हो, असम हो, बंगाल हो। चुनाव को लेकर बीजेपी अभी से ही तैयारी कर रही है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, विपक्ष का क्या? देखिए, विपक्ष का अगर हम देखें अब प्रधानमंत्री वहाँ पर, आप अगर हम देखें कि केरल में प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, जिस समय रैली कर रहे हैं उस समय कांग्रेस ने बैठक बुलाई है कि भैया केरल में करना क्या है ना, और बिहार को लेकर भी बिहार को लेकर भी। तो उस समय, जिस समय प्रधानमंत्री केरल में चुनावी शंखनाद कर चुके हैं, उसी समय कांग्रेस पार्टी की बैठक करे कि कैसे करना है, केरल में चुनाव लड़ना कैसे है। तो ये दिखाता है कि बीजेपी की तैयारियां कितनी आगे हैं, उनका शंखनाद हो गया है। बिल्कुल। उसके बाद आप मीटिंग बुला रहे हैं कि भाई साहब करना क्या है, और उसमें भी आपके सारे नेता नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये शशि थरूर नहीं पहुंचे थे, उसको बुलाया नहीं गया था या जो भी था। तो वो दिखाता है कि वहाँ पर एक तो पार्टी एकजुट नहीं है और पार्टी तैयारियों के मामले में कितनी पीछे है, ये भी दिखाता है। और ये ठीक है कि हालिया जो निकाय चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन ऐसा ही अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का पिछले विधानसभा चुनाव से पहले जो निकाय चुनाव हुए थे उसमें रहा था, लेकिन पार्टी एकजुट नहीं थी, इसलिए हार गई थी। लोकसभा में अच्छा रहा था, हरियाणा में जी, महाराष्ट्र में अच्छा रहा था जी, लेकिन हार गई क्योंकि ये अति आत्मविश्वास कांग्रेस को ले डूबता है। और इसके साथ ही जो तैयारियों के मामले में जो पिछड़ती है कांग्रेस, और खासतौर पर राहुल गांधी चुनाव के बीच में जो गलतियां कर देते हैं, उससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता है। अब बात करें अगर हम केरल में, तो आप ठीक है कि वो यूडीएफ भी एक मजबूत गठबंधन है,
एलडीएफ भी एक मजबूत गठबंधन है, लेकिन बीजेपी को आप पूरी तरह वहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बीजेपी ने राजधानी तिरुवनंतपुरम में अपना मेयर बना लिया है, जो कि एक बहुत बड़ी विजय है बीजेपी की। बीजेपी कई निकायों में अच्छे संख्या में पार्षदों को अपने जिता कर लेकर आई है। बीजेपी को अगर आप देखें, प्रधानमंत्री के दौरे को, केरल के दौरे को देखें, तो प्रधानमंत्री की जो रैली रही, रोड शो रहा, उसके अलावा प्रधानमंत्री की जो मुलाकातें रहीं, यदि आप उन तस्वीरों पर निगाह डालेंगे तो प्रधानमंत्री समाज के हर वर्ग को साध रहे हैं। बिल्कुल। और हाल ही में हमने जब इस कार्यक्रम में चर्चा की थी, पहले ध्यान होगा आपको अंकित जी, कि क्रिसमस के दौरान प्रधानमंत्री ने जो दिल्ली का सबसे बड़ा गिरजाघर है वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेशन में प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। केरल के भी कई बड़े बिशप वहाँ पर थे और जो केरल बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी वहाँ पर थे। तो ये और हमने देखा कि अभी जो निकाय चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को ऐसी जगहों पर भी बड़ी जीत मिली है जहां पर कि ईसाई आबादी अच्छी खासी संख्या में है। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी ने वक्फ कानून बनाया और वो जो स्थानीय लोग हैं, इस तरह की रिपोर्टें हैं कि वो वक्फ कानून नहीं था, जो उसकी वजह से वो लोगों को बड़ा नुकसान हुआ था। तो बहुत सारे समीकरण बीजेपी साथ लेकर चल रही है और इसलिए कह सकते हैं कि ठीक है, सत्ता में आना अभी ज़्यादा संभव नहीं लग रहा उनका, लेकिन उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वो आगे बढ़ने की उनके अंदर सिर्फ ललक नहीं है, वो ज़मीन पर भी काम कर रहे हैं। ज़मीन को अपनी मजबूत करके, अपनी वस्तु स्थिति को समझते हुए, अपनी जो वहाँ पर राजनीतिक हैसियत है उसको समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ने की जो जिद है बीजेपी में, उसके लिए वो जिस तरीके से जी जान लगा देते हैं। आपने देखा कि प्रभारियों की सूची आ गई है, न सिर्फ केरल की, न सिर्फ तमिलनाडु की, बल्कि कुछ राज्यों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने, उसके लिए भी बड़े बड़े प्रभारी बना दिए गए हैं। तो हर चुनाव को बीजेपी बड़ी गंभीरता से लेती है। तो इस और ये तैयारियां आप देख चुके हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री शंखनाद कर रहे हैं, दूसरी तरफ वाले बैठक बुला रहे हैं। तो ये दिखाता है अंतर की बीजेपी तैयारियों के मामले में फिलहाल आगे है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री, आप देखिए कि सिर्फ अभी एक दिन पहले जो वहाँ पे गए, हम उसी की बात नहीं करेंगे, हाल के जो उनके दौरे हैं, तमाम जो केंद्र की परियोजनाएं हैं, चाहे वो रेल संपर्क की बात हो, चाहे वो सड़क संपर्क की बात हो, प्रधानमंत्री की जो नाम से जो योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री आवास है, या तमाम जो योजनाएं जो केंद्र की ओर से संचालित हैं, राज्यों को उनको क्रियान्वित करना होता है, उसका जो लाभ है सीधा लाभार्थी को पहुंचाना हो। तो ऐसे तमाम प्रकल्प हाल में हम देखने को मिले हैं। तो केरल की जनता देख रही है कि केंद्र की सरकार पूरा सहयोग कर रही है। अब केरल की जनता ने निकाय चुनाव में तो दिखाया, और निकाय चुनाव में जो प्रदर्शन बीजेपी का रहा है, उससे जनता में ये विश्वास जगा है कि हाँ, बीजेपी भी एक मजबूत विकल्प हो सकती है। जनता को तय करना होगा कि वो क्या सत्ता का विकल्प होती है या विपक्ष का विकल्प होती है, देखना होगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल। तो ये था इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।